हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और हम अब कराने जाएंगे आप लोगों को फ्रेंड्स पेपर थर्ड कराएंगे फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेपर थर्ड की बात करी जाए तो पेपर थर्ड में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और हम लोग फ्रेंड्स इजी नोट पूरा करेंगे फ्रेंड्स। 1 से लेकर 5 चैप्टर तक पूरा इसमें कंप्लीट, एक वीडियो में 1 से लेकर 5 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक फ्रेंड्स। और इस वीडियो में भी 1 से लेकर 5 तक, जैसे कि हम दो वीडियो ला चुके हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। आप लोगों ने अब नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट और सेकंड की 1 से लेकर 5 चैप्टर तक वीडियो फुल्ली हमने कंप्लीट करा रखी है इजी नोट्स की। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ एवं प्रकार, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर, क्योंकि इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि आपका एक क्विक रिवीजन है। ठीक फ्रेंड, इसको एक क्विक रिवीजन की तरह लीजिए, इसमें सारे क्वेश्चन निपटा देंगे फ्रेंड। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो नेतृत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ है, नेतृत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आगे आगे चलना। ठीक, नेतृत्व शब्द बोध कराता है, तो किसका कराता है? अनुकरणीयता का। नेक्स्ट, नेतृत्व की प्रभावशीलता निर्भर करती है, नेतृत्व की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? अनुयायियों की संख्या पर, नंबर्स पर। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निहित दिशा में ले जाने का साधन है? निहित दिशा, देखिए बात की जाए दिशा आगे, और इसमें क्या दे रखा है? ग्राहम बेल। बेल का मतलब होता है बैल से रिलेटेड कर लीजिए। बैल जो चलते हैं, बैल जो गांव में होते हैं चलते हैं, उनकी एक दिशा, वो किसी न किसी एक दिशा में चलते हैं, उससे रिलेटेड है। नेतृत्व को प्रभावित करते हुए किसने कहा कि नेतृत्व एक व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है? ये चीज़ किसने कहा था? व्यवहारगत गुण। व्यवहार किसका है? चेस्टर बर्नार्ड का है फ्रेंड्स, यहाँ से आता है चेस्टर बर्नार्ड का फ्रेंड। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विभाग या संगठन का अध्यक्ष नेता नहीं होता, बल्कि नेता वह है जो अपने समूह को शक्ति प्रदान करता है। तो समूह को शक्ति प्रदान करता है फ्रेंड्स, कौन शक्ति प्रदान करता है? वो भी समूह को। तो बात की जाए तो समूह किसमें होता है? पार्कर। अगर कोई पार्क वार्क में, देखिए पार्क वार्क में क्या होता है, काफ़ी लोग धरना वरना देते हैं, तो वो लोग किस में देते हैं? समूह में देते हैं, क्योंकि उनमें समूह में शक्ति होती है फ्रेंड। पार्कर से याद कर सकते हैं, पार्क से। फॉलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए फ्रेंड? तो फॉलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए थे? तो फॉलेट ने नेतृत्व के फ्रेंड्स 3 प्रकार बताए थे। ठीक फ्रेंड, 3 प्रकार बताए थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, निम्न में से कौन फॉलेट द्वारा बताया गया नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो नेतृत्व का प्रकार फ्रेंड्स कौन सा नहीं? तो इसमें आपका व्यक्ति है, कार्य है, और क्या है? उसका पद है फ्रेंड्स। ठीक है, बट प्रतिभा नहीं होती फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए इसको याद कर सकते हैं, व्यक्ति के पद व कार्य को बताया गया है। ठीक है, व्यक्ति के पद व कार्य को बताया गया है फॉलेट के जो भी अपना स्टेटमेंट दिया था उसमें। ठीक है, इस ऐसे याद कर सकते हैं। बट प्रतिभा का नेतृत्व नहीं किया गया। किसने नेतृत्व के 7 प्रकार बताए थे? तो किम्बल यंग ने बताए थे फ्रेंड्स, फिर नेतृत्व के 7 टाइप्स। ठीक फ्रेंड, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो यंग द्वारा बताया गया नेतृत्व का प्रकार है, तो कौन सा? अच्छा, नेतृत्व का प्रकार कौन सा है? तो इन्होंने बताया था फ्रेंड्स राजनैतिक, जो आध्यात्मिक नेता बताया था। इन्होंने कैसा नेतृत्व का प्रकार कैसा बताया था? तो इन्होंने नेतृत्व का प्रकार आध्यात्मिक बताया था, कि आध्यात्मिक नेता होता है, अध्यात्म से जुड़ा रहता है, वो अच्छा ही होता है। बोगार्डिस ने नेता के कितने प्रकार बताए हैं? तो बोगार्डिस ने फ्रेंड्स नेता के कितने प्रकार बताए थे? तो बोगार्डिस ने नेता के प्रकार टाइप्स बताए थे, इन्होंने 5 प्रकार बताए थे फ्रेंड्स। ठीक है, गार्ड कर रहे थे, तो उन्होंने 5 टाइप्स बताए थे कि नेता के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मान्यता के आधार पर नेतृत्व के 3 प्रकार हैं। ठीक है, जिसमें शामिल है, जिसमें से कौन सा शामिल है फ्रेंड? तो इसमें देखो स्वतः नियुक्त भी, कार्यकारी द्वारा नियुक्त भी है, और समूह भी आता है, इसमें सभी आते हैं। मोटे तौर पर नेतृत्व के 2 प्रकार ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड ये आपके दोनों होते हैं, प्रजातांत्रिक व राजनीतिक नेतृत्व दोनों होते हैं। किस नेता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नेता को वर्गीकृत किसने किया था फ्रेंड? तो ये क्या था? बोगार्ड्स ने। ठीक है फ्रेंड, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड, किस विद्वान ने नेता को पैगंबर, संत, विशेषज्ञ तथा मालिक नेता में वर्गीकृत किया था? अच्छा, मतलब कि इन्होंने बताया था कि नेता के विद्वान ने पैगंबर बताया, संत भी बताया था। अच्छा ठीक, तो ये किसने बताया था? ये बोगार्ड्स ने ही बताया था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निरंकुशवादी नेतृत्व होता है। निरंकुशवादी नेतृत्व क्या होता है? वो नेतृत्व के ठीक विपरीत होता है फ्रेंड। ठीक है, निरंकुश का मतलब ही होता है अपोजिट,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के नेतृत्व में संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है और अन्य सदस्य राय या सम्मति देने का अधिकार नहीं देता है? राय या सम्मति देने का अधिकार कौन नहीं देता है? तो ये राजतांत्रिक नेता नहीं देता फ्रेंड्स, ठीक है, जो राज करता है। किस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने निर्णय सभी या अधिकांश सदस्यों की रायों या सुझाव को वंचित महत्व देता है? तो कौन देता है फ्रेंड? ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से कोई भी नहीं देता है फ्रेंड। ठीक फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा 19 नंबर है। नेतृत्व की अवधारणा, नेतृत्व की आवश्यकता किन कारणों से होती है? तो किन कारणों से होती है फ्रेंड नेतृत्व की आवश्यकता? तो उद्देश्य से भी होती है, नीति से भी होती है, समन्वय से भी होती है, मतलब कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेतृत्व के विकास से संबंधित मुख्य सिद्धांत हैं। नेतृत्व के विकास से संबंधित आपका क्या है? संयोग, अयोग्यता का सिद्धांत, विचक्षणता का, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी सिद्धांत के विद्वानों की मानता है कि नेतृत्व व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभाओं का परिणाम है। ठीक है। तो इसमें किसकी प्रतिभाओं का परिणाम है? विलक्षण की बात की गई है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? विलक्षणता का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक, नेतृत्व का विकास तभी होता है जब किसी व्यक्ति के समस्त या अधिकांश नेतृत्व गुणों का संतुलन विकास होता है। तो यह अवधारणा किस सिद्धांत से संबंधित है? तो संतुलन से संबंधित है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि इसमें संतुलित विकास होता है तो संतुलन से ही संबंधित होगा। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट है कि आलपोर्ट ने एक प्रभावी नेता को कितने गुणों का होना आवश्यक बताया था? तो इन्होंने बताया था आलपोर्ट में 18 बताया था फ्रेंड्स, ठीक है, 18 बताया था। एक प्रभावी नेता में किन शारीरिक गुणों का होना आवश्यक है? तो किन शारीरिक, देखने में भद्दा ना लगे, हाँ ठीक है, ऊंचाई भी होना चाहिए और इसमें क्या वजन भी संतुलित, तो मतलब सभी है। अधिकतर ऑप्शन डी उपयोग सभी वाला फ्रेंड्स सही ही होता है। मतलब हमने ऑलमोस्ट ये चीज़ देखी है। एक नेता में किस गुणों का होना नितांत अनिवार्य है या आवश्यक है? तो देखिए, स्फूर्ति का प्रश्न है, समय की पाबंदी वो करता हो, हाँ, बर्बादी ना करता हो, स्पष्टता का, सभी हो जाएगा फ्रेंड, उपयुक्त सभी। शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की बात सबसे पहले किस देश में की गई थी? तो शैक्षिक नेतृत्व की बात की गई थी, कहाँ की गई थी? ये अमेरिका में ही की गई थी फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है, कार्यविद के ज्ञान के अंतर्गत नेता को किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स सभी बातों का आवश्यक होना जानकारी। किस मानता है कि नेता को शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान चाहिए? किस मानता है नेता को शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए? विभिन्न सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, किसने कहा था फ्रेंड? तो ये बात आपकी कही थी नैशविले ने। अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत में आ जाएगा ना, इसलिए इन्होंने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन आपका है 29, नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत हैं। फ्रेंड नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ये आपके क्या है? ये उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी हैं इसमें, सभी अधिकतर इसमें ऑप्शन सही ही सही होता है। नेतृत्व एकीकृत मॉडल के चौथे तत्व में सम्मिलित है। चौथे तत्व में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन में डी दे रखा है, उपयुक्त सभी, तो यही राइट आंसर हो जाए। 99% फ्रेंड्स चांस रहते हैं कि उपयुक्त सभी तीनों वाले ही फ्रेंड्स सही होते हैं। ये आपके आंसर की हो गई फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपकी आंसर की हो गई। तो फिर चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चैप्टर देखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड चैप्टर आपका है शिक्षा प्रशासन में संप्रेषण का महत्व, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, कम्युनिकेशन की इन एजुकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, संप्रेषण आवश्यक रूप से है। तो संप्रेषण आवश्यक रूप से क्या है? तो संप्रेषण आवश्यक रूप से फ्रेंड्स ये है आपका फ्रेंड्स है, 2 मार्क होते हैं इसमें संप्रेषण में, क्योंकि मिनिमम 2 लोगों से बात करनी होती है। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन होता है फ्रेंड, और जब 2 लोग नहीं रहेंगे तो कैसा कम्युनिकेशन, इसलिए द्विमार्गी प्रक्रिया है संप्रेषण। संप्रेषण की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर होती है? कौन सा स्तर? तो फ्रेंड सभी स्तर पर होती है, चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो या मध्यम हो। संचार एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से फ्रेंड्स क्या होता है, संचार एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से चिन्हों, प्रतीकों या व्यवहार की समान प्रणाली या व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। संचार में सम्मिलित है। संचार में क्या चीज़ सम्मिलित होती है? संचार में देखिए तथ्य, विचार, भाव, सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं ना। संप्रेषण के लिए चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए? तो इसमें देखिए प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों चीज़ होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, तभी तो होगा। अंग्रेजी भाषा शब्द कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के शब्द किससे बना है? तो फ्रेंड ये तो कम्युनिको और कम्युनिस दोनों से मिलकर बना है फ्रेंड। संप्रेषण विनिमय
क्या है विनिमय, संप्रेषण विनिमय क्या है? तो फ्रेंड्स ये उपयुक्त सभी ऑप्शन दे रखे हैं, तो सभी हुआ तथ्यों, भावनाओं, विचारों से ये सभी चीज़ें। संप्रेषण हो सकता है तो संप्रेषण किसके मध्य हो सकता है फ्रेंड्स? देखिए दो, कम से कम 2 लोग तो मध्य होना ही चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। मिनिमम है 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। नेक्स्ट है संप्रेषण शब्दों, पत्रों या सूचना, विचारों, सम्मतियों या आदान प्रदान करने का समागम है। यह किस बात किसने कही है या स्टेटमेंट किसने कही? संप्रेषण शब्दों, पत्रों मतलब शब्द होने चाहिए, लेटर्स होने चाहिए, थिंक होना चाहिए, सम्मति होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बात किसने कही है? ये बात आपकी कही है, ये बात आपकी कही थी फ्रेड जी मायर ने, फ्रेंड ने कही थी फ्रेंड्स, फ्रेड जी मायर ने कही थी कि पत्र, अच्छा शब्द, पत्र, विचार, सूचना, ये सारी चीज़ें किस में आती है? फ्रेड जी मायर में, ठीक है, फ्रेड जी मायर ने कही थी। और नेक्स्ट है संप्रेषण का आवश्यक तत्व है। संप्रेषण का आवश्यक संदेश भी है, प्रेषक भी है, प्रेषिती भी है, तो सभी चीज़ें हो जाएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। संप्रेषण है, संप्रेषण क्या है फ्रेंड्स? कम्युनिकेशन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, संबंध विकास की तकनीक है, मध्यम दस्ता आधारित। इसमें आपका डी ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए इसमें गलत क्या है आपका, इसमें देखिए इसमें यही तो गलती हो जाती है, उपयोग सभी हर टाइम पे नहीं सोचते। संप्रेषण कम्युनिकेशन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो क्या मतलब हमेशा लाइफ टाइम उससे बात करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे? आखिर वो कभी ना कभी तो ख़त्म होगी ना। बात 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कितना बतियाएंगे? कभी ना कभी तो प्रोसेस ख़त्म ही होगी ना। मान लीजिए पूरी रात भर चटियाए फिर भी सुबह तो ख़त्म हो गई ना। तो ये निरंतर नहीं चल सकती है लाइफ टाइम। संबंध विकास तो फिर अपने आप इसमें उपयुक्त सभी अपने आप फिर एक गलती हो गया, तो बचा क्या है इसमें? संबंध विकास का तकनीक भी नहीं है इसमें। इसमें क्या हो जाएगा आपका? माध्यम या पथ पर आधारित। ये संप्रेषण कम्युनिकेशन क्या होता है? एक माध्यम होता है फ्रेंड्स, है ना, एक जरिया होता है, माध्यम होता है, और पथ पर आधारित, या फिर कह सकते हैं पथ पर आधारित या माध्यम। संप्रेषण का उद्देश्य है, संप्रेषण क्या उद्देश्य है? संप्रेषण गतिविधि को समायोजित करना, सूचना देना और बढ़ावा देना, ये सभी हो जाएंगे। संप्रेषण का लक्षण है, संप्रेषण का लक्षण क्या है फ्रेंड? तो इसमें संप्रेषण एक प्रक्रिया यहाँ है। संप्रेषण का क्षेत्र व्यापक होता ही है, संप्रेषण का तिथियों का आदान प्रदान होता ही है इसमें संप्रेषण में, माध्यम का तो उपयोग सभी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट है संप्रेषण के 4 एस में आता है। संप्रेषण के 4 एस में आता है, क्या आता है? तो फर्स्ट ही ऑप्शन है शॉर्टनेस आता है, सिंप्लिसिटी आता है, स्प्रेड आता है और सिंसियरिटी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है संप्रेषण को द्विमार्गी क्रिया क्यों कहा गया है? अच्छा अब इनको बताओ क्यों कहा गया है? उतनी देर से हम यही बता रहे हैं क्यों कहा गया है, कम से कम मिनिमम लोग 2 होना चाहिए इसलिए कहा गया। तो चलिए इसमें जो है आपका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। सूचना प्रेषण करते हैं सुननकारी तक प्रतिपुष्टि फीडबैक, प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक होता है, प्रतिपुष्टि के साथ प्रेषित होती है, सूचना प्रतिपुष्टि के बिना प्रेषित होती है। और इसमें संप्रेषण में संचरण एवं बोधगम्यता होती है। फ्रेंड इसमें सभी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। संप्रेषण के किस शर्त का होना आवश्यक है? कौन सी शर्त का होना आवश्यक है फ्रेंड्स? तो इसमें मिनिमम कौन सी शर्त आवश्यक है? इसमें आपका कौन सी शर्त इसमें कहा था आवश्यक है? एक मिनट फ्रेंड, फर्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में इसमें कहा था संपर्क द्विमार्गी क्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें सूचना प्रेरणकर्ता से सूचना ग्राही तक, मतलब जो सूचना मतलब एक दे रहा है, एक सूचना ले रहा है, ग्राही का मतलब लेना, प्रेषणकर्ता का मतलब सूचना देना, तक प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक के साथ प्रेषित करती है। जो चीज़ कह रहा है वो चीज़ समझ में आ रही है उसके साथ में से, हाँ बिल्कुल ठीक है। सूचना प्रतिपुष्टि के बिना प्रेषित होती है, ये आपका गलत है फ्रेंड। प्रतिपुष्टि के बिना चीज़ें नहीं होगी। अगर किसी का फीडबैक मिल ही नहीं रहा तो उसका क्या मतलब है? आपने किसी का हालचाल पूछा और उसने आपको हालचाल बताया नहीं, फीडबैक मिला ही नहीं, तो सूचना का क्या आदान प्रदान हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन भी मांगी बट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। संप्रेषण में संचरण में बोधगम्यता होती नहीं होती है, बोधगम्यता नहीं होती, उपयुक्त सभी आपका गलती हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट ए 15 का ए ही सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है संप्रेषण के लिए किस शर्त का होना आवश्यक है? तो किस शर्त का? सूचना ग्राही की विद्यमानता होनी चाहिए, सूचना दाता में सूचित रहने की इच्छा का होना, हाँ ठीक है, मतलब सूचना दाता जो दे रहा है उसका इच्छा होना चाहिए कि हाँ हम सूचना जो दे रहे हैं मेरे मन के अकॉर्डिंग। सूचना ग्राही का संदेश का उत्तर देने में सक्षम, हाँ बिल्कुल एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें पॉजिटिव वे में लीजिए हमेशा। पॉजिटिव में पूछा है तो क्वेश्चन का आंसर जो पॉजिटिव में ही रहेगा, निगेटिव में नहीं रहेगा, तो इसमें आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल मार्गी संप्रेषण में क्या होता है? तो एकल मार्गी संप्रेषण में नहीं होता है, तो फीडबैक नहीं होता फ्रेंड्स, पुष्टि बुक की नहीं है, पुष्टि नहीं। एकल मार्गी का मतलब तो अकेले सिंगल बात करना, सिंगल किसी से अगर आप बात करेंगे तो क्या आपको फीडबैक मिलेगा? कोई अपने मन में ही किसी से कुछ या ऐसे ही बोल के किसी से कुछ पूछा और आपको क्या रिप्लाई मिलेगा? अरे जब वो सामने वाला बंदा है नहीं तो क्या मिलेगा? फीडबैक कुछ नहीं मिलेगा ना, तो प्रतिपुष्टि फीडबैक नहीं होगा। नेक्स्ट है संप्रेषण में कम से कम कितने व्यक्ति का होना आवश्यक? मिनिमम 2 लोग होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। मैक्सिमम अनलिमिटेड है बट मिनिमम तो 2 लोग होना ही चाहिए। संप्रेषण होता है संप्रेषण क्या होता है फ्रेंड्स? संप्रेषण आपका जो है फ्रेंड ये आपका होता है सार्वभौमिक होता है। संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण प्रतिपुष्टि फीडबैक ही होता है। टीवी सेट पर रेडियो या समाचार पाठक द्वारा समाचार पढ़कर सुनाना किसकी उदाहरण है? तो फ्रेंड ये है आपका एकल मार्गी संप्रेषण, ये एकल सिंगल है। संप्रेषण है, संप्रेषण क्या है? संप्रेषण साइंस एंड आर्ट दोनों है फ्रेंड्स। संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है। क्यों प्रक्रिया है मानवीय? फ्रेंड्स देखते हैं क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है कि संप्रेषण एक संप्रेषित दोनों मानक प्राणी होते हैं संप्रेषक व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह में होता है। ठीक है, दोनों में होता है संप्रेषण। क्यों नहीं होता? संप्रेषण संगठन को दृढ़ बना सकता है अथवा विनाश कर सकता है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी फ्रेंड रेडफील्ड ने। ये बात किसने कही थी? रेडफील्ड ने कही थी। और भाषा का क्या उद्देश्य होता है? तो भाषा का उद्देश्य ही होता है संप्रेषण करना फ्रेंड्स, ठीक है। जो लैंग्वेज होती है उसका मेन उद्देश्य होता है संप्रेषण करना। संप्रेषण का सामान्य कार्य कौन सा है? तो संप्रेषण का सामान्य कार्य क्या है? संप्रेषण का सामान्य कार्य होता है आपका प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण बनाना, ठीक है। ऐसा माहौल क्रिएट करना जो कि प्रोत्साहनपूर्ण भरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण किसी संगठन का जीवन रक्त होता है। संप्रेषण प्रक्रिया के बिना कोई व्यावसायिक क्रिया नहीं हो सकती। यह कथन किसने कहा था? संप्रेषण किसी संगठन का जीवन रक्त होता है। जीवन रक्त होता है संप्रेषण जीवन रक्त होता है फ्रेंड। ये स्टेटमेंट की डेविस ने कही थी। हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये स्टेटमेंट आपकी कीथ डेविस ने ही कही थी फ्रेंड्स, मुझे याद है। संप्रेषण का आशय 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों और क्या है? तथ्यों के बाद क्या होगा? विचारों होगा। तथ्य क्या होता है? विचारों अनुमान मतलब विचार है, फिर आप अनुमान लगाएंगे, फिर आपकी भावनाओं व संवेगों में के आपसी विनिमय से होता है। अगला है, हाँ इसमें ये चीज़ कही गई है जैसे कि इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। प्रतिपुष्टि को संप्रेषण का आवश्यक अंग तो माना है कि संप्रेषण अगर आएगा तो प्रतिपुष्टि फीडबैक का तो होना बहुत ही ज़रूरी है। सूचना का केवल भेजा जाना ही आवश्यक नहीं होता, उसका फीडबैक प्राप्त करना ही जरूर मेन मकसद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। संप्रेषण प्रदान करने की प्रक्रिया है। क्या प्रदान करने की क्रिया? मैसेज, संदेश प्रदान करने की प्रक्रिया। जैसे कि आपके मोबाइल पे आपने कभी किसी को कॉल किया होगा कंपनी वगैरह को, है ना फ्रेंड्स, तो जानकारी कुछ आपको लेनी हो तो उससे क्या होता है कि एक फीडबैक मैसेज आता है मोबाइल पे कि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी या नहीं लगी, यस या नो में मैसेज करके रिप्लाई करना होता है। तो वही है संप्रेषण, क्या है? मैसेज है एक, है ना फ्रेंड्स। फीडबैक आपको देना रहता है कि सामने वाले के द्वारा जानकारी आपको सही लगी या नहीं सही लगी, बस दैट्स इट। संप्रेषण का क्षेत्र है तो संप्रेषण का क्षेत्र तो भाई अनलिमिटेड है, व्यापक है। संप्रेषण विनिमय है। संप्रेषण विनिमय क्या है? भावनाओं, तथ्यों एवं युक्तियों सभी का। निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? तो मौखिक संप्रेषण आपका क्या नहीं है? देखिए टीवी हो गया और आपका रेडियो हो गया और आपका साक्षात्कार हो गया, ये चीज़ें तो आपकी अलग हुई। बट प्रश्नावली क्या है? ये नहीं है, मौखिक नहीं है। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संप्रेषण का मुख्य उचित संदेश देना, अनुचित संदेश नहीं देना, उचित संदेश, करेक्ट संदेश, राइट संदेश देना, ठीक है। संप्रेषण शब्द बना है। संप्रेषण शब्द फ्रेंड्स किससे बना है? तो लैटिन शब्द वर्ड से बना है। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, ठीक है, बढ़िया चीज़ है। तो ये थॉट, ये मतलब ये स्टेटमेंट, थॉट नहीं स्टेटमेंट ये किसका है? ये चीज़ किसने कही थी? ये बात फ्रेंड्स किसने कही थी? तो कीथ डेविस ने कही थी, इन्होंने ये बात कही थी। इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट ए सही हो जाएगा। संप्रेषण विनिमय है। तो संप्रेषण विनिमय किसका है फ्रेंड्स? सूचना का है ना, हम इतनी देर से सूचना का नहीं है, सूचना का नहीं। संप्रेषण विनिमय आपकी युक्तियों का है।
अब युक्तियाँ क्या होती हैं आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स। संप्रेषण युक्ति वो तरीके होते हैं फ्रेंड्स जिससे कम्युनिकेशन करने का एक ज़रिया होता है, जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है, तो वो चीज़ें युक्ति होती है। तो संप्रेषण विनिमय है युक्तियों का। चलिए ये आपका क्या फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर था। चलिए सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब बात कीजिए नेक्स्ट चैप्टर की आपकी, तो थर्ड है वो है दल निर्माण, मतलब टीम बिल्डिंग। जो आपका दल निर्माण है, टीम बिल्डिंग है फ्रेंड, इसके बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट आपका क्या क्या क्वेश्चन हैं फ्रेंड इसकी। और जैसा कि हमने आपको बताया तीसरा चौथा पाँचवा 3 चैप्टर हैं अभी, आप लोग बस बने रहिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षा का सबसे छोटा अंश क्या है। तो शिक्षा का सबसे छोटा अंश क्या है, विद्यालय होता है फ्रेंड्स, ठीक है। कक्षा या शिक्षक नहीं होता है, सबसे छोटा अंश है आपका विद्यालय। ऐसे याद कर लीजिएगा। विद्यालय से हम देखते हैं तो कहते हैं छोटा विद्यालय तो बहुत बड़ा विद्यालय, इस हिसाब से याद कर लीजिएगा। सबसे छोटा अंश है विद्यालय। और प्राथमिक अंग अगर पूछेगा तो प्राथमिक अंग क्या है, तो वो है आपका कक्षा। प्राथमिक अंग पूछेगा वो आपका कक्षा है फ्रेंड्स। बट आपका अगर छोटा पूछेगा तो विद्यालय है। प्राथमिकता फिर किस में दी गई, फिर कक्षा में, क्लास में दी गई है, ठीक है। प्राथमिक आपका है कक्षा, ठीक है। ये इससे ध्यान रखते हैं कि प्राथमिक लास्ट में क्या है, लास्ट में का आया तो यहाँ से हो गया कक्षा, ठीक है, इससे याद कर सकते हैं। चलिए कक्षा में भावात्मक वातावरण पैदा करता है। कक्षा में भावात्मक वातावरण कौन पैदा करता है, तो भावात्मक वातावरण आपके टीचर्स पैदा करते हैं, क्योंकि वो जैसा चाहेंगे वैसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों को हंसा सकते हैं, स्ट्रिक्ट हो गए तो बच्चे सारे शांत साइलेंट मोड में हो गए। एक सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यालय के मुख्य उपतंत्र हैं। विद्यालय के मुख्य उपतंत्र क्या हैं, तो विद्यालय के मुख्य उपतंत्र आपके उपरोक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी, कार्यालय व लिपिक वर्ग सारे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस विद्वान ने बहुलक तंत्र की व्याख्या की थी। तो बहुलक तंत्र की ये आपके ग्रिफिथ्स ने की थी, ग्रिफिथ्स ने। अगला है, साधारणता प्रणाली को एक सम्मिश्रण माना जाता है जिसके उपतंत्र परस्पर क्रिया करते हैं। साधारण प्रणाली को एक सम्मिश्रण माना जाता है, ठीक है। तो सम्मिश्रण माना जाता है, किसको सम्मिश्रण माना जाता है, तो ये आपका राइट आंसर फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाएगा खुली प्रणाली, ओपन प्रणाली जो है आपकी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कल्पित विद्यालय तंत्र प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। एक कल्पित विद्यालय तंत्र, तो एक कल्पित विद्यालय तंत्र ये आपका किसने दिया था फ्रेंड, ये आपका दिया था ग्रिफिथ्स ने। एक कल्पित, उन्होंने कहा था कि एक कल्पित विद्यालय तंत्र जो है ये श्रेष्ठ है, ये श्रेय विद्वान ने दिया था। एक कल्पित विद्यालय तंत्र किसने स्कूल को जीवन तंत्र मानते हुए कथन किया कि किसी भी संगठन में परस्पर विश्वास के आधार पर प्रभावशाली वातावरण पैदा हो सकता है। ये बात किसने कही थी, स्कूल को जीवन तंत्र माना था कि किसी भी संगठन में परस्पर विश्वास किसको था फ्रेंड्स, तो परस्पर विश्वास था किसका, आर्गन्स पे था फ्रेंड्स, आर्गन्स पे ऐसे याद कर सकते हैं, आर्गन्स से और आर्गेस हो जाएगा। इसके किसके अनुसार विद्यालय संगठन प्रणाली के दो भाग, संगठन और दूसरा है संगठन कार्य करने वाले व्यक्ति। संगठन तो संगठन कार्य करने वाले व्यक्ति, ये बात किसने कही थी, ये बात आपकी गेटजेस तथा गुवा ने कही थी। गेटजेस तथा गुवा। अध्यापक द्वारा कक्षा में उत्पन्न किए गए भावात्मक वातावरण से क्या लाभ होता है, भावात्मक वातावरण से क्या लाभ होता है, क्या प्रॉफिट होता है। तो इसमें आपको देखिए, इसमें आपको पॉजिटिव में ही बताना है। तो पॉजिटिव में आपका हो जाएगा छात्र, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, छात्रों में ज्ञान बढ़ने से उनके भावात्मक पक्ष का विकास होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परस्पर संबंधों में संप्रेषण की कठिनाई के व्यवधान के कारण होता है। व्यवधान किसके कारण होता है फ्रेंड्स, तो इसमें होता है अवसर कम होते हैं, समझ कम होती है, संबंध नहीं बन पाते, तो इसमें सभी में व्यवधान है, तो उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा 12 का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दो पारी विद्यालयों में परस्पर मानवीय संबंध मधुर नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं फ्रेंड्स। दो पारी विद्यालयों में क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बात की जाए तो क्योंकि इसलिए नहीं हो पाते हैं फ्रेंड्स, इसमें रीज़न तो कई हैं। तो संगठन जटिल होता है, सोपान क्रम अधिक होता है, संख्या भी अधिक होती है, इस वजह से इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य परस्पर व्यवहार बढ़ता है तो उनकी पसंद एक दूसरे के प्रति बढ़ती है। हाँ, ये तो सही है। तो ये बात होमन्स ने कही थी फ्रेंड। विद्यालय में मुख्य रूप से कितने
प्रशासनिक स्तर होते हैं? तो विद्यालय में मुख्य रूप से प्रशासनिक स्तर की बात की जाए तो 3 ही होते हैं। विद्यालय के प्रशासनिक स्तर के मुख्य घटक हैं। तो मुख्य घटक कौन से फ्रेंड? तो उपयुक्त तीनों: शिक्षक, छात्र और प्रशासक तथा प्रधानाचार्य। नेक्स्ट है आपका विद्यालय, ये तो प्रिंसिपल हो गया, टीचर्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। विद्यालय के 3 प्रशासनिक स्तर में आपसी संबंध से बनने वाले संबंध कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ये सभी हैं आपके सभी बनते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। प्रशासक छात्र संबंध, प्रशासक अनुसमुदाय और प्रशासक का टीचर्स के साथ में। कौन सा संबंध मूल रूप से मानवीय संबंधों का आधार है? तो मानवीय संबंधों का आधार फ्रेंड्स क्या है? तो प्रशासक शिक्षक और तथा प्रशासक शिक्षक प्रशासक संबंध, आपका सी हो जाएगा। किसने अध्यापक तथा प्राचार्य या प्रशासक के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में 10 सूत्र का प्रतिपादन किया है? तो 10 सूत्र फ्रेंड्स किसने दिए थे? गेटजेस तथा गुवा जी ने दिए थे। अच्छा, नेक्स्ट है कि संघर्ष रहित वातावरण के लिए किन आवश्यकताओं का होना आवश्यक है? संघर्ष रहित वातावरण के लिए किन आवश्यकताओं का होना बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है फ्रेंड्स? तो ये आपका उपयोग सभी हैं, सारे चीज़ें इंपॉर्टेंस रखते हैं। अध्यापक तथा प्रशासक के आपसी संबंध के विकास के संबंध में क्रिस्टोफर द्वारा बनाए गए 10 सूत्रों में महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें भी ऑप्शन डी तो दे रखा है। प्रशासक, इसमें देख लेते हैं पॉजिटिव है कि निगेटिव है। प्रशासक शिक्षकों की पॉजिटिव में पूछा गया तो पॉजिटिव में ही होना चाहिए। प्रशासक के साथ पिता के साथ संबंध रखें। प्रशासक को प्रत्येक शिक्षक की अच्छाइयों को देखना चाहिए। बिल्कुल आम बैठक में किसी शिक्षक की आलोचना नहीं की जानी, ये भी बात सही, मतलब कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक चैप्टर ही कंप्लीट हो गया फ्रेंड, ये आपका 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपके 4th चैप्टर की फ्रेंड, ठीक है। 4th चैप्टर अब आपका आएगा फ्रेंड्स, और 4th चैप्टर आपका, इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? आपके 4th चैप्टर का नेम फ्रेंड्स है आपका 4th चैप्टर आपका है शैक्षिक प्रशासन। थोड़ा जूम कर लेते हैं फ्रेंड। शैक्षिक प्रशासन, अर्थ, रूप एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, फॉर्म्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। इसकी बात की जाएगी अब आपकी 4th चैप्टर, 4th और 5th, बस 2 ही चैप्टर बचे हैं फ्रेंड इस एक वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, वर्ष 1900 से 1935 तक के काल को शैक्षिक प्रशासन का कौन सा युग कहा जाता है? शिक्षा के प्रशासन को का कौन सा युग कहा जाता है? तो फ्रेंड प्राचीन युग कहा जाता है। यहाँ से याद होना, शैक्षिक प्रशासन में प्रा दे रखा है, वहीं से प्राचीन युग आ गया, ठीक है। इस तरह से आप को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, किस विचारक का मत है कि शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों व्यवस्था से संबंधित है? मानवीय साधनों एवं व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात यह व्यक्ति द्वारा मिलजुल कर अच्छा कार्य करने से संबंधित है फ्रेंड। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो ये फ्रेंड्स स्टेटमेंट कहा था एस एन मुखर्जी ने फ्रेंड्स, ठीक है। एक डीपी मुखर्जी, बट डीपी नहीं, एस एन ने कहा था ये बात, ठीक है। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रशासन में अनेकों को एक में बांधने की क्षमता होती है, मतलब अनेक चीज़ों को एक में बांधने की क्षमता होती है शैक्षिक शिक्षा में। शैक्षिक प्रशासन परस्पर विरोधी तथा सामाजिक शक्तियों को एक संगठन में इस प्रकार समायोजित करता है कि वे सभी मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये स्टेटमेंट है ब्रूक एडम्स ने कहा था। अब यहाँ से कैसे याद रख सकते हैं? इसमें लिखा है, ब्रूक में लिखा है बुक नज़र आ रहा है, इसमें लिखा है बुक, और एक अनेकों को एक में बांधने की क्षमता किसमें होती है? बुक में ही होती है। बुक में देखिए कितने सारे पन्ने होते हैं, कितने सारे पन्ने एक ही बुक के अंदर आ जाते हैं बंद के, तो ये इसमें बुक आ गया, ठीक है। इससे को रिलेट कर सकते हैं। किस उद्यान ने प्रशासन की प्रक्रिया को संगठन की अन्य प्रक्रिया से पृथक किया था? तो पृथक किसने कर दिया था? फ़याल ने कर दिया था, ठीक है। किसी के ख्याल में थे और वो अलग कर दिया। फ़याल के विश्लेषण को किस सिद्धांत ने अनुसरण किया तथा प्रबंधक कार्य को पोस्ट कार्ब अक्षरों द्वारा परिभाषित किया था फ्रेंड्स? किसने पोस्ट कार्ब? तो इसने किसने किया था? गुलिक ने। फ्रेंड देखिए, पोस्ट कार्ब होता क्या है थोड़ा समझ लीजिए। पोस्ट कार्ब ऐसा होता है, गोल टाइप का होता है। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7, इसमें फ्रेंड्स 7 चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आपके 7 चीज़ों का एक बीच में होता है, बट उसको गिना नहीं जाता है फ्रेंड। ये आपका क्या होता है? गुल्लक क्या आकार का हो गया? हो नहीं गया, ये गोल लिख लीजिए, गुल्लक क्या आकार का हो गया। तो पोस्ट कार्ब आपका अक्षरों द्वारा परिभाषित किया जाता है फ्रेंड। तो कैसे? गुलिक ने ये चीज़ की थी। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर किस देश के समाजशास्त्री थे? तो किस देश के समाजशास्त्री थे? ऑप्शन कहाँ गए इसके? ऑप्शन है अलग। तो फ्रेंड बात की जाए, जर्मनी के ही थे फ्रेंड, ब्रिटेन जर्मनी। मैक्स
जो भी था क्वेश्चन आपका, मैक्स वेबर किस देश के समाजशास्त्री थे, तो ये थे जर्मनी के। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने पोस्ट कार्व अक्षरों का प्रतिपादन किया था? अभी बताया, गुलिक ने किया था फ्रेंड, गुल्लक से याद रखना है, गुलिक ने किया था। नेक्स्ट है, फ्योल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कितने तत्व होते हैं? तो कितने होते हैं फ्रेंड? 5 होते हैं। इसमें हो गया 5, इसमें हो गया फ्योल। नेक्स्ट है, फ्योल के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व शैक्षिक प्रशासन का तत्व है? तो कौन सा शैक्षिक प्रशासन का तत्व है फ्रेंड? ये सभी हैं, आदेश, संगठन, नियोजन, इसी प्रकार करके 7 होते हैं। फ्योल के अनुसार निम्न में से कौन शैक्षिक प्रशासन का तत्व नहीं है फ्रेंड्स? कौन सा नियंत्रण नहीं है? तो प्रक्रिया नहीं है फ्रेंड्स, में प्रक्रिया जो है नहीं, प्रोसेस नहीं है। गुलिक के अनुसार निम्न में से कौन सा पोस्ट कार्ड अक्षरों में शामिल है? तो कौन सा फ्रेंड्स शामिल है? सभी के सभी फ्रेंड्स शामिल हैं, समझ रहे हो? सभी वाला ही अधिकतर 99% आपका सभी वाला ही सही रहता है फ्रेंड्स, ये मान के चलिए। किनराओ ने 1935, अब समझिए यहाँ पे कि इसमें कई चीज़ें हैं। किनरायो कॉल, न जाने कौन कौन से कॉल हैं, अभी बता रहे हैं। किनरायो का एक तो किनरायो है, एक ओवंस कॉल है आपका, ठीक फ्रेंड। और आपका कौन से और भी हैं, एक तो वो आपका है, और ये चीज़ें किस चीज़, ओवंस भी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब, एक एक चीज़ की बात करते हैं फ्रेंड। देखिए गुलिक के अनुसार, अच्छा ये गुलिक वाला हो गया ना, हाँ ठीक है। किनरायो ने 1935, ये आपको ये सारे जो हैं 1935 से 1950 में ही आए हैं, इतना ध्यान रखना, बस एक चीज़ को छोड़ के भी बता रहे हैं। चलिए, किनरायो ने 1935 से 1950 तक के काल को कहा क्या है? संक्रमण काल का है। ओवंस ने 1935 से 1950 तक के काल को क्या है? ओवंस ने क्या कहा है फ्रेंड? ओवंस ने कहा था मानवीय संबंध काल। निम्न में से समाजशास्त्री ने पोस्टकार्ड को नौकरशाही की प्रशासनिक संस्था का एक रूप माना है, ठीक है। समाजशास्त्री ने पोस्टकार्ड को नौकरशाही, तो नौकरशाही किसको? मैक्स वेबर, ठीक। निम्न में से किस काल को प्राचीन युग कहा गया है? तो प्राचीन युग किसको कहा गया है फ्रेंड? तो प्राचीन युग आपका 1900 से 1935 को ही कहा गया है प्राचीन युग। ये चीज़ हमने पहले ही बताई थी फ्रेंड्स, 1935 शैक्षिक वाली, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अभी हम इसको पढ़ा के निकले हैं। शैक्षिक काल ये प्राचीन युग कहा गया फ्रेंड, ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1935 से 1950 तक के काल में निम्न में से किस पर बल दिया गया? तो किस पर बल दिया गया था फ्रेंड्स? कहाँ गया? किस पर बल दिया गया था फ्रेंड? अगर बात की जाए किस पर बल दिया गया था, तो 1935 से, तो इसमें देखिए ए और सी दोनों, ए और सी कहाँ से हो जाए? इसमें आपका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होना चाहिए? राइट आंसर आपका होना चाहिए ए और सी ही होगा फ्रेंड। मानव, वहाँ कहाँ गया? मानव और मानवीय संबंध से रिलेटेड है। 19 काल जो आपका मानव और मानवीय संबंध से ही है, क्योंकि मानव इसमें भी आ रहा है, मानव इसमें भी, मानव संबंध से ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने 1935 से 1950 तक के काल को मानवीय संबंध, तो मानवीय संबंध किसने कहा था? ओवंस ने कहा था, अभी बताया। निम्न से किस विद्वान ने 1935 से 1950 तक के काल को संक्रमण किनरायो ने कहा था? 1935 से 1950 तक के काल को फॉलेट ने किस सिद्धांत, तो फॉलेट, हाँ एक चीज़ है फॉलेट ने जो है समाश्रितता सिद्धांत, बस ये 3 हैं। एक तो किनरायो है, फॉलेट है, ओवंस, ये 3 चीज़ें हैं, और ये तीनों आई थी 1935 से 1950। ये इन्होंने किस चीज़ का सिद्धांत दिया था? बस इन 3 चीज़ों को आपको एकदम तैयार करके जाना है। अगला, फॉलेट के विचारों का केंद्र क्या है? तो फॉलेट के विचारों का केंद्र की बात की जाए तो केंद्र का समन्वय, शिक्षणों का निर्माण और शिक्षा का विकास है। डी ऑप्शन हो जाएगा। किसका कथन है? प्रोत्साहन व्यक्ति को संस्था की दक्षतापूर्ण क्रियाशीलता में योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं। प्रोत्साहन व्यक्ति को, तो इसमें कौन है फ्रेंड? उपयुक्त सभी हो जाएंगे उसमें सॉरी उपयुक्त सभी नहीं होगा, इसमें नहीं होगा उपयुक्त। किसका? प्रोत्साहन व्यक्ति को संस्था के दक्षतापूर्ण क्रियाशील में, प्रोत्साहन किसका करेंगे फ्रेंड? बर्नार्ड का करेंगे, बर्नार्ड का प्रोत्साहन व्यक्ति को, इन्होंने कहा था प्रोत्साहन हम किसका करेंगे? बर्नार्ड का क्या करेंगे वन में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, इसमें तो कई सारे क्वेश्चन हैं। कर्मचारियों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति मानव संबंध कर्मचारियों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति मानव संबंध के निर्माण एवं अनुरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाती है। कर्मचारियों के शिक्षण में क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति मानव संबंध के निर्माण में, मानव संबंध के निर्माण में क्वेश्चन है तो क्या होगा? मनोवैज्ञानिक ही हो जाएगा। क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित? तो मैस्लो ने किया था। 1935 में चलाए से 50 तक काल शिक्षा प्रशासन की विचारधारा किस सिद्धांत से बहुत प्रभावित थी? तो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी क्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत से फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट 1935 से 1950 तक के काल में से किस पर बल दिया गया जो प्रशासन द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था? प्रशासन के द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था आपका, तो ये हो जाएगा सत्ता या
हाँ एक सत्ता या संप्रत्यय विनिश्चयीकरण। एक चीज़ और है फ्रेंड, 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, जो ऑप्शन सबसे बड़ा लगे ना वही सही भी होता है। अधिकतर चीज़ें ये भी हैं, थोड़ा ये भी ध्यान रखना। एक तो 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो 99% ऑप्शन डी उपयुक्त सभी वाला सही होता है, और दूसरी चीज़ है जो आंसर आपको सबसे बड़ा उसमें दे रखा ऑप्शन में, वो भी मतलब 99% वो भी समझिए सही ही होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्न में से किसमें शैक्षिक प्रशासन में पारस्परिक शैक्षिक प्रशासन का वातावरण नहीं है? तो किसमें नहीं है फ्रेंड्स? तो इसमें बात की जाए किसमें नहीं है, तो लोकतंत्र में। इसमें उपयुक्त सभी नहीं होगा फ्रेंड्स, है ना। कुछ चीज़ें थोड़ा मतलब समझनी पड़ती हैं। निम्न में से किसमें शैक्षिक पारस्परिक शैक्षिक प्रशासन का वातावरण नहीं है? तो लोकतंत्र नहीं है। बाकी एक तंत्र और राजतंत्र हैं आपके, बाकी लोकतंत्र नहीं है। निम्न में से किस विचारक ने शैक्षिक प्रशासन के पाँच हमने बताया था, फ्योल ने बताया था। ओवंस का देखिए सबका वही काल था फ्रेंड्स, सबका यार वही काल था, 1935 वाला काल। फॉलेट महोदय ने भी 1935 ही बताया था, और ओवंस ने भी 1935 ही बताया था। हमने बताया था, बस यही तीन हैं, यही तीनों ध्यान रखने। किस विद्वान ने कहा कि संस्थागत व्यवहार संगठन एवं उससे कार्य करने वालों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है? मतलब ये चीज़ किसने कही थी? संस्थागत व्यवहार संगठन का एवं उससे कार्य करने वालों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम किसने दिया था फ्रेंड? ये तो इनमें से किसी ने नहीं दिया था फ्रेंड, क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम इसमें से किसी ने नहीं दिया था। 1975, अब बात की जाए 1975 से 50 तक की, तो इसको क्या कहते हैं? 1950 से 75 तक के काल में किस उपागम पर बल दिया गया था? तो इसमें दिया गया था फ्रेंड्स विश्लेषणात्मक उपागम का। ठीक है, विश्लेषणात्मक, इसमें चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में दिया गया था। किस विद्वान का मत है कि प्रशासन का मुख्य कार्य संगठन को सुचारू रूप से चलाना है? तो संगठन को सुचारू रूप से चेस्टर बर्नार्ड एवं हर्बर्ट साइमन जी ने किया था। समाज विज्ञान आंदोलन के प्रवर्तकों की मान्यता थी कि प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रशासक व मैनेजर को किस विषय का ज्ञान अवश्य होना चाहिए? किस विषय का ज्ञान सबसे ज़्यादा होना चाहिए फ्रेंड? तो आई थिंक समाज विज्ञान है, तो समाज से विज्ञान ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है समाज विज्ञान के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? तो फ्रेंड समाज विज्ञान के मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र सभी आते हैं। अगला है समाज विज्ञान विचारकों ने प्रशासन के क्षेत्र में किस संकल्पना को जन्म दिया था? तो आपके राइट 4 ऑप्शन इधर दे रखे हैं। किस संकल्पना को जन्म दिया था? किसने? प्रशासन। तो देखिए प्रशासन इन्होंने पूछा था, प्रशासन में क्या कितने लोग आते हैं? 3 चीज़ आती है ना फ्रेंड, तो इसमें आपके 3 टाइप हो जाएंगे। अगला निम्न में से त्रिकोणीय प्रशासन, देखिए यहाँ पे भी दे रखा है, त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है? देखिए व्यक्ति आता है, उसके कार्य आते हैं और उसकी स्थिति आती है। ठीक है, क्षमता नहीं भाई, माइंड देखा जाता है, इंसान की क्षमता डिपेंड नहीं करती चीज़ें। निम्न में से किसने विद्यालयों या संस्थानों के पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक विश्लेषण प्रस्तुत किया था? विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? पर्यावरण पर। तो पर्यावरण पर किसने विश्लेषण प्रस्तुत किया था फ्रेंड? पर्यावरण पर, इन्वायरमेंट पर किसने किया था? तो इसने किया था अर्गरिस ने किया था। देखिए यहाँ पे क्या अर्गरिस कैसे याद करेंगे? यहाँ पे लिखा लिखा मतलब आग से रिलेटेड कर लो। पर्यावरण में क्या होता है? आग पानी हवा से रिलेटेड है। ठीक है, अर्गरिस ने कहा था, इस हिसाब से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट किंडायु काल संक्रमण काल, ये हमने बताई चुके हैं 1935। वही घूम फिरा के क्वेश्चन फ्रेंड्स बना रहा है, मतलब क्वेश्चन की संख्या इन्होंने घुमा फिरा के बढ़ा दिए फालतू में। निम्न में से किस विद्वान ने 1935 से 1950 तक के, अब बताओ, सम्मिश्रता हम बता ही चुके हैं। सम्मिश्रता किसने बताया था? फॉलेट ने बताया था, हम बता ही चुके हैं पहले से ही। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रमिक आवश्यकता अनुसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैस्लो हम बता ही चुके हैं, मैस्लो ने, ये भी चीज़ हो चुकी है। इससे सही चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं, मुझे लग रहा है। बर्नार्ड एवं साइमन के अनुसार प्रशासन का मुख्य कार्य किसको सुचारू रूप से चलाना है? तो समाज को चलाना है कि संगठन को चलाना है कि संस्था को चलाना है? किसको चलाना है फ्रेंड्स? अब आप बताइए किसको चलाना है फ्रेंड? तो इसमें फ्रेंड्स, इसमें देखिए ओनली ऑन संगठन हो जाएगा। ठीक है, साइमन क्या होता है? संस्था नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक, संस्था नहीं होता, समाज भी नहीं होता, ओनली संगठन होता है। संगठन, साइमन संगठन। समाज विज्ञान संप्रदाय के समर्थक कौन थे? समाज विज्ञान को के ये फ्रेंड्स सभी हैं, स्पार्सन, बेकी और गोल्डनर सभी। निम्न में से किस विचारक ने प्रशासन के में अंतर्निहित मनोविज्ञान एवं सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया था? तो ये इसके कौन हो जाएंगे फ्रेंड?
विचारक ने प्रशासन में अंतर्निहित मनोविज्ञान एवं सामाजिक पहलू किसने दिया था फ्रेंड्स? तो मन का विज्ञान और समझ, ये पॉइंट किसने दिया था? ये साइमन ने, हर्बर्ट साइमन ने ही दिया था। मन की चीज़ें कौन जाता है? साईं बाबा। निर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन, किसी चीज़ का निर्णय करना फ्रेंड, तो बी और सी दोनों नहीं था, हर्बर्ट साइमन एवं आर्मर। अधिकतर फ्रेंड अगर बी सी भी ये सब चीज़ें उपयुक्त, सभी बी सी ये वो सब चीज़ें अगर दे रखी ना, तो यही अधिकतर हम बता रहे सही ही होती हैं फ्रेंड्स। आँख बंद करके आप ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड, बट हाँ 99% चीज़ें सही होती हैं फ्रेंड्स। त्रिकोणीय प्रश्न, क्योंकि अब इतना टाइम तो रह नहीं गया कि आप जितना पढ़ लेंगे सब याद हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। कितना भी पढ़ लें, कितना पढ़ेंगे फ्रेंड्स, कितना कम टाइम में कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें नहीं याद हो सकती फ्रेंड, कुछ तो ट्रिक लगाना ही पड़ेगा फ्रेंड, कितना भी पढ़ लें। निर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये चीज़ हो चुकी है। त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत किसका ज्ञान प्रशासनिक कुशलता के लिए आवश्यक समझा गया है? तो किसका आवश्यक रूप से समझा गया फ्रेंड्स अगर बात की जाए, तो इसमें आपका बात की जाए इसमें किसको समझा गया, तो फ्रेंड उपयुक्त सभी है, तो उपयुक्त सभी ही लगा दीजिए। व्यक्ति, कार्य, स्थिति बता ही चुके हैं। ये क्वेश्चन फिर से देखिए रिपीटेड हो चुका है, ये क्वेश्चन से पहले आया था अभी। प्रशासन में समन्वित, फिर से घुमा फिरा कि वही क्वेश्चन की बस नंबर बढ़ाए गए हैं। प्रशासन में समन्वित दृष्टिकोण की पहल किस विद्वान ने सर्वप्रथम की थी? तो सर्वप्रथम किसने की थी फ्रेंड्स? ये सब प्रशासन में समन्वित दृष्टिकोण की पहल किसने शुरू की थी? तो पहल फ्रेंड्स शुरू की थी साइमन ने। पहल स्टार्ट, सबसे पहले पहल की किसी साईं भगवान की सबसे पहले, मतलब सब पहले पूजा जाता है, मान लो इस हिसाब से सबसे पहल साईं भगवान से ही शुरुआत करते हैं। कुछ तो ट्रिक्स बनानी ही पड़ेगी ना। निम्न में से किस विचारक ने प्रशासन को एक प्रणाली के रूप में देखा? एक प्रणाली के रूप में किसने? तो एक प्रणाली के रूप में भगवान सभी को एक, जैसे एक साईं बाबा सबको एक, मतलब एक ही कि साईं बाबा एक हैं, तो सबको एक ही प्रणाली के रूप में देखते हैं, ठीक है, इस हिसाब से। प्रशासन प्रणाली को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो प्रशासन प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक फिर सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से किस सिद्धांत ने सूक्ष्म या समाजशास्त्री विधि का प्रशासन का प्रयोग किया था? सूक्ष्म या समाजशास्त्री फ्रेंड, तो सूक्ष्म चीज़ें कहाँ? टॉम जेरी वाला, मतलब सूच छोटे छोटे थे, तो वहाँ से टॉम एंड सन्स से आ जाएगा। समाजशास्त्री का सूक्ष्म या समाजशास्त्री से इसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में टॉमसन ने सूझ या समाजशास्त्री विधि का प्रशासन में, अब ले लो, सब सन पूछ लिया, कहा कि अच्छा चलो तुमने बता तो दिया किसने किया था, अब बताओ बेटा, अगर तुमको याद होगा तो तुम सन याद बता दोगे। तुमने कहा ठीक है, कोई बड़ी बहुत बात नहीं है। 1967 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगला, शिक्षा प्रशासन में निम्न में से किस पक्ष पर विशेष बल दिया गया था? तो किस पक्ष पर? ए और बी दोनों दे रखा, तो यही सही है फ्रेंड, भौतिक और मानवीय ये सब हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, किस विद्वान का मत है कि प्रशासनिक तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रशासक और भी अधिक सफल प्रशासक बन सकते हैं? और भी अधिक प्रशासक सफल बन सकते हैं, बी और सी दिए रखा है, बस लगा दो आँख मूंद के। निम्न में से किस विद्वान ने प्रशासन के विज्ञान में मुख्यतः दो मान्यता देखिए, इसको अभी बता रहे हैं कैसे याद करना है। इन्होंने कहा दो मान्यता मान लो भगवान से, तो इसमें देखिए कन्वर्सन, इनमें कहा था भगवान जी बाबा कल जो है हम व्रत रखेंगे, सन मेरे दो हो जाएं, या मतलब मेरी दो मान्यताएं पूरी कर दो, कल हम व्रत रखेंगे सन के लिए, ठीक है, ऐसे कि बस मेरे सन हो जाएं, कल हम व्रत रखेंगे, इस मेरी ये दो मान्यताएं पूरी कर दो, इस हिसाब से याद कर लेंगे फ्रेंड। कुछ तो भाई ट्रिक बनानी पड़ेगी ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी समग्र प्रक्रिया है, अच्छा, जिसके अंतर्गत उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का उपयोग संगठन के उद्देश्य को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए किया जाता है। संगठन, चलिए अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बता रहे टिक, बहुत बड़े बड़े तो दे रखे हैं, कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ जाता है। चलिए ठीक है, इसमें देखिए ये देखिए इसमें दे रखा है, इसमें देखिए उपयोग संगठन, यहाँ पे उपयोग संगठन दे रखा है, और ऑप्शन में भी प्रशासन संगठन, ये देखो संगठन मिल रहा ना, तो आपका सी आपका सही हो जाएगा, ठीक फ्रेंड, समझ गए ना, अब समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट, किसका मत है कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य योग्य शिक्षार्थियों को योग्य शिक्षकों से उचित शिक्षा ग्रहण करने हेतु इस प्रकार सक्षम बनाना है जिसमें अल्प साधनों के अंतर्गत प्रशिक्षित होकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है, और अच्छा हाँ ठीक, इसमें किसने
इसमें इसमें इसका ऑप्शन है ग्राहम बेल 4। इसमें देखिए बेल, इसमें बेल आ गया किसमें क्या है, योग्य शिक्षकों को इसमें क्या है, योग्य शिक्षार्थियों को योग्य शिक्षकों से उचित मतलब उससे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने के योग्य सक्षम बनाना है। तो जो बैल होते हैं वो क्या, वो जो बैल जो होते हैं उनको कौन जो हाथ से चलाता है बैल को, तो बैल आगे होते हैं ना, जो चलाता है वो पीछे होता है, तो वही है उचित शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो, इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। अब अगला, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रखे हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न को सोचते हैं। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है कि छात्रों के जीवन को निर्धारित उद्देश्य की दिशा में प्रवाहित करना, इस दृष्टि से शिक्षकों का साधन के रूप में प्रयोग करना। अच्छा, तो इस प्रयोग करना, इसमें फ्रेंड्स देखिए आर्मोर्ड पॉल, इसमें फ्रेंड देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन आर्मोर्ड पॉल का है, तो यही लगा देंगे, यही सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रशासन की कुशलता इस बात से निर्भर की जाती है कि वह कामगारों से अधिक काम लेकर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब इसको हम एकदम अभी आपको याद करा रहे हैं। कामगारों को अधिक से अधिक काम लेना, कौन काम लेता है, देखो ऑप्शन देखो, फ्रेडरिक टेलर दे रखा। टेलर जो है क्या, टेलर एक जो बढ़िया टेलर होता है वो क्या करता है, ये अपने यहाँ दुकान पे लोगों को रख लेता है और उनसे अधिक से अधिक काम करवाता है ना, समझ रहे हो। तो ये किसने किया, फ्रेडरिक टेलर ने किया, समझ गए। उत्पादकता कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के समर्थक थे, कौन थे, उत्पादक कौन थे फ्रेंड्स, ये थे आपके कौन थे, ये आपके फ्रेंड हो जाएंगे उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेडरिक टेलर के, ये फ्रेडरिक टेलर बहुत बड़े साइंटिस्ट अपने आप को समझने लगे। फिर भैया उन्होंने नौकर चाकर क्या रख लिया अपने आप को समझने, अरे हम तो जो चाहें वो बना देंगे, जो ऑर्डर करो वो बना के तैयार कर देंगे, अपने आप को ये एकदम साइंटिस्ट समझ लगे, वैज्ञानिक समझने लगे। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के कितने सिद्धांत हैं। तो उत्पादक भाई फ्रेंड्स कितने, 6 होते हैं। ठीक, उत्पादक आपको 6 याद रखने। निम्न में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया के प्रत्येक अंग का विस्तृत तथा सतत मूल्यांकन होते रहना आवश्यक है, किस प्रक्रिया में, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा प्रक्रिया के प्रत्येक अंग का विस्तृत एवं मूल्यांकन होते रहना ही चाहिए। ये किसमें फ्रेंड्स होते रहना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, साइंटिस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि एक साइंटिस्ट ही जो है, आई थिंक क्या एकदम क्लियर है। सतत मूल्यांकन मतलब एक साइंटिस्ट है जो चीज़ों का सतत रूप से मूल्यांकन कर सकता है अच्छे से, प्रत्येक अंग का विस्तृत वर्णन भी करता है, एक एक पार्ट का या जो भी चीज़ वो बना रहा है, तो विस्तृत और सतत मूल्यांकन तो वही कर सकता है, एक साइंटिस्ट ही कर सकता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, है ना। किस विचारक ने उत्पादन कुशलता पर बल किसने दिया था, वो भी 6 टाइम हमने बताया था, फ्रेडरिक टेलर है। इसमें फ्रेडरिक टेलर हमने 6 नौकर रख लिए थे, ऐसा मानो, और उत्पादन कराते थे अच्छे प्रोडक्ट का, कि अरे तुम मान लो हम अधिक से अधिक उत्पादन करा के आपको सप्लाई करेंगे, इस टाइप से, है ना। उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय कौन थे, इसमें से किस में आ जाएगा, तो देखिए क्या होता है इसमें, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए हम बता रहे हैं, इसमें आपका उपयुक्त सभी आंसर राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि उपयुक्त सभी ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें सोचना नहीं है ज़्यादा, है ना। फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित उत्पादन कुशल पर बल देने वाला कौन सा सिद्धांत नहीं है, अब बताओ कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो इसमें देखिए समय व्यवहारिक व्यवस्था है, बट निर्णय का सिद्धांत नहीं है, वो निर्णय नहीं कर पाता है। बाकी देखिए इसमें बाकी क्या है, टेलर जो है समय के साथ व्यवहार व व्यवस्था बनाता है, ये ट्रिक है मेरी। जो टेलर का काम होता है, ये समय के साथ में क्या करता है, व्यवहार बनाता है और अपनी व्यवस्था को मजबूत करता है, इस हिसाब से। तो 3 तो हैं इनके, बट निर्णय नहीं है, ये निर्णय नहीं ले पाता है ज़्यादा कि मतलब कैसे क्या है, इसको जो ऑर्डर करोगे बस वही काम करेगा, अपने मन से कोई निर्णय नहीं। निम्न में से, चलो नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्वान का मत है कि प्रत्येक कामगार स्वभाव से आलसी होते हैं, तो टेलर कई कहते हैं कि यार काम कोई सही समय से करना ही नहीं चाहता है टाइमली, तो आलसी हैं सब। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विचारक ने प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत 7 सिद्धांत का प्रतिपादन किया, 7 सिद्धांत किसने बताए थे फ्रेंड, तो ये 7 सिद्धांत किसने बताए थे, ये 7 सिद्धांत ये गुलिक ने बताए थे, हमने बताया था ना आपको ऐसे करके 7, 1 2 3 4 5 6 7, बट गुलिक ने बताया था फ्रेंड्स। हेनरी फ्यूल ने कितने बताए थे, इन्होंने 14 बताए थे। प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत का जन्मदाता, प्रशासनिक ये AC है, ठीक है, AC कूलर फ्रिज टीवी, बस देखे तो वही लगा दो। नेक्स्ट है, गुलिक तथा फ्यूल ने प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत
के अंतर्गत कितने कार्य, अगर देखिए गुलिक और फ्योल की अगर बात की जाए फ्रेंड तो इन्होंने 5 दिए थे। ठीक फ्रेंड, चलिए फिर आपका ये भी चैप्टर समाप्त हो गया। काफ़ी बड़ा, अरे 70 क्वेश्चन थे भाई। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 70 थे, लेकिन इसमें ये है काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड थे। 70 में से मान लो 20 तो रिपीटेड ही होंगे, 20-22 क्वेश्चन। चलिए ठीक है, फिर जो भी है हमको कंप्लीट तो सारा कराना है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है, आ गया है फाइनली लास्ट चैप्टर है इस वीडियो का, केंद्रीय एवं, आप लोग बोर तो नहीं होने लगे हैं? चलिए लास्ट देख लीजिए, इसमें भी जितने भी क्वेश्चन है, पता नहीं कितने क्वेश्चन है, देखते हैं एक एक क्वेश्चन। केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस चैप्टर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्र में शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में कब परिवर्तन किया गया था? केंद्र में जो है शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में 1945 में किया गया था। काफ़ी डाउट था इस क्वेश्चन पे, बट 1947 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षा के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को कब जोड़ा गया था? तो जो जोड़ा गया था 1957 में। तो 1958 में शिक्षा मंत्रालय किस में बांटा गया था? 2 चीज़ में बांट दिया गया था। ए और बी आपका हो जाएगा फ्रेंड, ए और बी आपका राइट आंसर फ्रेंड इसमें होने वाला है। और किस में बांट दिया गया था आपका? एक तो शिक्षा मंत्रालय और दूसरा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय एवं वैज्ञानिक अनुसंधान सांस्कृतिक मंत्रालय, कितने विभाग? तो सब 2 ही हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कोई भी मंत्रालय या किस में कितने बांटा गया तो सब में 2 ही हैं, 2 में ही बांटा गया। किस खेल मंत्रालय को 2 भागों में किस सन में? तो 1963 में बांट दिया गया था। 1963 में शिक्षा से संबंधित कौन सा विभाग था? तो इसमें कौन सा? शिक्षा विभाग था और विज्ञान विभाग था फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें किस वर्ष शिक्षा विभाग एवं विज्ञान विभाग का एकीकरण किसमें किया गया था? तो 67 में फ्रेंड्स एकीकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र में 67-68 में शिक्षा विभाग में कितने ब्यूरोज बनाए गए थे? तो शिक्षा में कितने ब्यूरोज बनाए गए थे फ्रेंड्स? तो ब्यूरोज बनाए गए थे 7। इसमें भी देखो 7 यहाँ पे, तो यहाँ भी 7 ब्यूरोज बनाए गए थे। ठीक है फ्रेंड, 7 ब्यूरोज बनाए गए थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में इसमें कितने थे? इसमें फ्रेंड्स 5 थे, इसमें 5 विभाग थे, बाकी सब में 2 थे। निम्न में से कौन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो श्रम विभाग नहीं है फ्रेंड्स, बाकी सभी विभाग हैं। निम्न में से कौन मानव संसाधन का विभाग है? तो ये सारे हैं। कौन कौन से? महिला है, बाल विकास विभाग है, युवा है, खेल विभाग है, कला आर्ट विभाग है ना। केंद्रीय शिक्षा विभाग किस मंत्रालय के? तो केंद्रीय शिक्षा जो अपनी है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्री की सहायता कौन करता है? तो इसकी सहायता कौन करेगा? मंत्री की सहायता उप मंत्री करेंगे। शिक्षा सचिव का नेतृत्व कौन करता है? तो शिक्षा सचिव का नेतृत्व जो है शिक्षा सचिव ही करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो और बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1957 में केंद्र में शिक्षा मंत्रालय के साथ कौन सा विभाग जोड़ दिया गया था? तो इसमें उस समय जो उसमें जोड़ दिया गया था फ्रेंड्स शिक्षा विकास मंत्रालय, और शिक्षा विकास मंत्रालय आपका जोड़ दिया गया था। और ये चीज़ नहीं जोड़ी, शिक्षा विकास मंत्रालय कुछ नहीं होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान जोड़ा गया था फ्रेंड्स, वैज्ञानिक अनुसंधान जोड़ दिया गया था। कौन सा व्यक्ति स्वयं की और दूसरों की प्रगति में सहायक है? तो आशावादी व्यक्ति, जो आशावादी होगा वही थे। निम्न में से किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय को 2 भागों में बांट दिया गया था? तो किस 2 भागों में कब बांट दिया गया था? शिक्षा मंत्रालय को 2 भागों में बांट दिया था 1958 ईस्वी में। ठीक है, और नेक्स्ट बात की जाए, शिक्षा सचिव को सहयोग कौन देगा? शिक्षा सचिव को अपर सचिव देता है। शिक्षा विभाग किस रूप में संगठित है? ब्यूरो, प्रभागों, शाखाओं सभी में है। शिक्षा विभाग का प्रत्येक ब्यूरो किसके प्रकार में होता है? ब्यूरो किसके प्रकार में होता है? तो ये आपका शिक्षा विभाग का प्रत्येक ब्यूरो जो है ये किसके, ये फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाए संयुक्त शिक्षा सलाहकार के रूप में होता है फ्रेंड। ठीक है, ये क्योंकि सबसे बी ऑप्शन आपका सबसे बड़ा है तो इसमें ए भी नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त सचिव होता नहीं है ना फ्रेंड, अपर सचिव इसमें आएगा नहीं, और तो इसमें क्या होगा, संयुक्त शिक्षा सलाहकार ही आएगा। अगला है, ब्यूरो के संयुक्त सचिव को कौन सहयोग देता है? तो इसके सचिव को कौन देता है? इसमें फ्रेंड्स देखिए, प्रभागीय सचिव और संभागीय सचिव दोनों देते हैं। अगला है, केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन अधीनस्थ
कार्यालय है, तो इसमें कौन अधीनस्थ कार्यालय है केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत? तो केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन? इसमें फ्रेंड्स सभी हैं, सभी से हैं, उर्दू सभी हैं, प्रौढ़ शिक्षा भी है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय सभी। निम्न में से कौन केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय नहीं है? तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा निदेशालय फ्रेंड्स नहीं है, बाकी हैं बट उच्च शिक्षा निदेशालय नहीं। केंद्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ है? तो संस्कृत की बात की जाए तो ये दिल्ली में, चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य का हो, ठीक है, दोनों का है आपका। कहाँ है? दिल्ली में। केंद्रीय हिंदी संस्थान की बात की जाए तो केंद्रीय हिंदी संस्थान अगर पूछेगा तो ये आपका आगरा में है, ठीक है। और राष्ट्रीय संस्कृत देखिए, केंद्रीय और राष्ट्रीय दोनों नई दिल्ली में है संस्कृत। और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान संस्कृत के किस क्षेत्र में लगा हुआ है? संस्कृत के, तो ये फ्रेंड्स किस में? सभी में लगा हुआ है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान स्थित है, तो ये आपका कहाँ स्थित है फ्रेंड? ये आपका नई दिल्ली में। दिल्ली में ही अधिकतर चीज़ें स्थित हैं, अनुसंधान हो या कोई भी संस्थान हो, सारी चीज़ें कहाँ हैं? सब दिल्ली में ही हैं। दिल्ली या नई दिल्ली, दिल्ली नई दिल्ली, सब जो भी ऑप्शन हो, ठीक है। बात कीजिए भारतीय दार्शनिक अनुसंधान की, तो ये कहाँ है? ये भी नई दिल्ली में है फ्रेंड्स, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना। नई दिल्ली है तो वही है, फिर सब बेकार है उसके आगे। निम्न में से कौन सा संस्थान आगरा में है? देखिए आगरा में क्या है? आगरा में क्या है? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। बट अगर राज्य का पूछेगा कि राज्य का हिंदी संस्थान कहाँ है, यूपी का, तो ये आपका कहाँ है? ये आपका वाराणसी में है फ्रेंड्स, ठीक है। निम्न में से कौन शिक्षा विभाग के रूप में संगठित है? शिक्षा विभाग के रूप में क्या है? ये सभी चीज़ें हैं, डेस्क भी, अनुभाग ये एक ये हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ये आपका कहाँ है? ऑप्शन में अब फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा? भारतीय सामाजिक विज्ञान कहाँ है? तो ये भी आपका वहीं पे ही है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में ही है, ठीक है। तो फिर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ है? उच्च अध्ययन संस्थान, फिर ध्यान रखना उच्च अध्ययन संस्थान आपका शिमला में है, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो आपका कहाँ है? लखनऊ में। निम्न में से अगर ओपन यूनिवर्सिटी पूछता है तो वो होता है आपका वहाँ गुजरात में, ठीक है। निम्न में से कौन सा संस्थान दिल्ली में स्थित है? तो दिल्ली में क्या नहीं स्थित है, ये पूछो तो क्वेश्चन, दिमाग भी लगाएं, इसमें तो सभी चीज़ें हैं ना दिल्ली में, दिल्ली नई दिल्ली सब में यही है। निम्न में से कौन सा संस्थान शिमला में स्थित है? तो शिमला में हमने बताया भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान है ना। निम्न में से कौन सा संस्थान दिल्ली में स्थित है? ये फिर दिल्ली की बात की गई। ये क्वेश्चन फ्रेंड गलत, इसमें ऑप्शन गलत है फ्रेंड। हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड। इसमें देखिए हम बता रहे हैं, इसी नोट में गलत दे रखा है। इसमें क्या गलत दे रखा है? देखिए इसमें फ्रेंड्स क्या ऑप्शन हो सकता है कि तभी हम पढ़ा क्या है, जबकि निम्न में से कौन सा संस्थान दिल्ली में है? तो हमने बताया दिल्ली में क्या है? दिल्ली में देखो केंद्रीय संस्कृत संस्थान है और दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भी है। बट केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? ये तो आगरा में है ना। केंद्रीय हिंदी संस्थान हमने बताया आपका कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान आपका आगरा में है ना। हिंदी संस्थान आगरा में। तो इसमें ऑप्शन में ए एवं सी ये गलत दे रखा है फ्रेंड। इसमें ऑप्शन में ए एवं बी दोनों होना चाहिए। ए एवं बी आपका राइट है फ्रेंड्स, ठीक है। समझिए, आपको ए एवं बी है, ये क्वेश्चन गलत है फ्रेंड्स, है ना। ये ऑप्शन में पता नहीं मिस प्रिंटिंग है जो भी है फ्रेंड्स। चलिए फिर बात की जाए, क्योंकि पढ़ाएंगे तो सही पढ़ाएंगे, गलत पढ़ाने से क्या मतलब। किस लेखक का मत है कि शैक्षिक प्रशासन व्यक्तियों के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है? अच्छा, मतलब किस लेखक ने कहा है, राइटर ने कहा शैक्षिक प्रशासन जो है व्यक्तियों के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है, मानवीय संबंधों की समस्या से संबंधित है। अच्छा भाई, तो ये चीज़ किसने कही है? ये चीज़ कही गई है एस.एन. मुखर्जी के द्वारा। ये बात किसने कही है फ्रेंड? एस.एन. मुखर्जी ने ही कही है। और शैक्षिक प्रशासन व्यक्तियों के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का तात्पर्य सरकार से है। अच्छा, ठीक है, संस्कार से। तो इसमें क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं, अच्छा, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि इसमें अगर उपयुक्त में से सभी होता तो सभी हो जाता, उपयुक्त में से कोई नहीं है तो इसमें कोई भी नहीं है। फालतू का क्वेश्चन फिर क्यों दे दिया। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का उत्तरदायित्व किस पर है? तो उससे राज्य पर होता है फ्रेंड्स। अपना अलग अलग राज्य अपना देखते हैं शिक्षा व्यवस्था। पहले था वो समवर्ती, पहले था वो राज्य का, अब तो शिक्षा व्यवस्था किस पे? समवर्ती सूची में आती है। किस सूची में आती है? समवर्ती में आती है। पहले किस में थी? राज्य सूची में थी। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया? तो फ्रेंड भारतीय संविधान का शिक्षा जो है फ्रेंड, शिक्षा को ओनली 2 भागों में ही बांटा गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट, अरे कितने भर के क्वेश्चन इसमें भी, तो रिकॉर्ड तो 70 क्वेश्चन इसमें भी हैं। अरे दादा, चलिए भैया फिर देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कराएंगे सभी, चाहे 70 हो चाहे 80 हो।
ओहो, चलिए फिर फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता के बाद किस राज्य को सर्वप्रथम भाषा के आधार पर बांटा गया था? अब देखिए, बांटा तो गया था आंध्र प्रदेश राज्य को, बट इसमें ऑप्शन में नहीं, तो हम कहाँ से लाए हैं भाई? 4 ऑप्शन ही हैं, 4 ऑप्शन में ही एक हमको टिक भी करना है। अब आंध्र प्रदेश नहीं है तो हम बना थोड़ी ना देंगे, ऑप्शन में ए बी दे रखा है तो हम वही टिक कर देंगे, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य थे? तो भारत में 14 राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6 थे। 1956 में हरियाणा राज्य को किस राज्य से अलग किया गया? तो पंजाब से अलग किया गया। असम में एक स्वायत्त प्राप्त इकाई की स्थापना कब की गई थी? असम में जो है एक स्वायत्त प्राप्त इकाई की स्थापना कब की गई थी? स्वायत्त प्राप्त इकाई की स्थापना की गई थी 70 में फ्रेंड्स। स्वायत्त प्राप्त इकाई स्वायत्त से 70 बन गया, 7 से स्वायत्त, 7 से 70, ठीक है। असम राज्य में स्वायत्त इकाई के रूप में किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो मेघालय की हुई थी। किस राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो संवैधानिक किस राज्य का? तो फ्रेंड्स राज्यपाल ही होता है ना, और कौन होता है? अच्छा चलिए नेक्स्ट, राज्य में 50 क्वेश्चन, अभी 20 क्वेश्चन बाकी हैं। राज्य में शिक्षा से संबंधित नीतियों एवं मामलों के लिए कौन उत्तरदायी होता है? मामलों उत्तरदायी देखिए शिक्षा मंत्री ही होते हैं फ्रेंड्स, है ना, शिक्षा मंत्री उत्तरदायी होते हैं। अभी एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताएंगे अभी आपको। उत्तरदायी देखो कौन होता है? वो शिक्षा मंत्री होते हैं, ठीक है। किस आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए? तो ये फ्रेंड्स कोठारी आयोग ने कहा था फ्रेंड्स, है। उपयुक्त सभी इसमें नहीं है। देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फंसाऊ वाले होते हैं, वो आपको फंसा देंगे, आप उपयुक्त सभी लगा के आ जाएंगे, बट नहीं, कुछ क्वेश्चन तो होते ही हैं ना फ्रेंड्स। कोठारी आयोग है इसमें। राज्य के शिक्षा विभाग के अंग हैं, तो राज्य के शिक्षा विभाग के अंग क्या है? तो ये आपका इसमें होगा, हाँ इसी शिक्षा विभाग के अंग क्या है फ्रेंड्स? तो आपका जो है क्या दे रखा है? एसी दे रखा है, एसी इसमें दे रखा है, हाँ तो आपका एसी ही होगा एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षा सचिवालय का सचिव कौन होता है? शिक्षा सचिवालय का मुख्य सचिव होता है। अच्छा शिक्षा सचिव हो, ऑप्शन में दे रखा है, शिक्षा सचिव आपका सी हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा सचिव होता है। निम्न में से किस प्रदेश के सिवाय प्रत्येक राज्य में शिक्षा सचिव का पद शिक्षा संचालक के पद से भिन्न होता है? किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। चीज़ें क्योंकि स्टार्टिंग सारी चीज़ें अधिकतर पश्चिम बंगाल से हुई हैं, तो वहाँ का अपना अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशन था। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षा से संबंधित प्रतिदिन के मामले किसे कौन देखता है? तो शिक्षा सचिव देखते हैं, ठीक है। शिक्षा से संबंधित मामले के सभी आदेश किसके नाम से जारी होते हैं? तो वो भी आपके किससे? शिक्षा सचिव के नाम से ही जारी होते हैं, ठीक है, शिक्षा सचिव के नाम से जारी होते हैं। अगला, शिक्षा निदेशालय कौन सी संस्था है? तो शिक्षा निदेशालय क्या है? निर्देश करता है कार्य के ऊपर, इट्स डिपेंड ऑन वर्क। ए और सी आपका यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा निदेशालय का मुख्य होता है। शिक्षा निदेशालय का मुख्य क्या है? तो शिक्षा निदेशालय का मुख्य आपका होता है शिक्षा निदेशक। शिक्षा निदेशालय का शिक्षा निदेशक। संपूर्ण राज्य की शिक्षा के प्रशासन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? संपूर्ण राज्य की शिक्षा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो तब होता है शिक्षा निदेशालय, ठीक। इसमें शिक्षा मंत्री नहीं होगा फ्रेंड्स। उत्तरदायी देखिए प्रशासन के लिए अगर बात की जाए, शिक्षा के प्रशासन के लिए, तो शिक्षा के प्रशासन के लिए शिक्षा निदेशक होता है। बट वहाँ पे क्वेश्चन क्या था? वहाँ पे कुछ और पूछ रहा था। यहाँ पे कहाँ पे क्वेश्चन था? इसमें था नीतियों एवं मामलों के लिए। अगर उस शिक्षा से संबंधित कोई नीति होगा या कोई मामला, कोई मैटर हो जाएगा, तो उसमें शिक्षा मंत्री जवाब दे रहेगा। बट इसमें प्रशासन का काम क्या है? तो प्रशासन का काम शिक्षा निदेशक करेगा, ठीक। आपका 60 क्वेश्चन है, शिक्षा निदेशक किन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करता है? तो किसके लिए करता है फ्रेंड्स? शिक्षा निदेशक प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय, और क्या ऑप्शन और है? विश्वविद्यालय, मतलब कि विश्वविद्यालय। तो इसमें फ्रेंड्स ए और बी है, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के लिए करता है व्यवस्था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा निदेशक किसका पदेन सदस्य होता है? तो शिक्षा निदेशक जो है फ्रेंड्स, ये आपका उपयुक्त सभी होगा। ये निदेशक जो है ये आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद, लोक सेवा और राज्य विश्वविद्यालय सभी के होते हैं। शिक्षा संचालक में के सहायक होते हैं। शिक्षा संचालक के उप सहायक कौन होते हैं? तो शिक्षा संचालक के भी सहायक सभी होते हैं। उप शिक्षा संचालक, सहायक शिक्षा संचालक आदि के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं फ्रेंड? ये भी आपका उपयुक्त सभी होते हैं। यह शिक्षा जिला स्तर पर शिक्षा का प्रमुख कौन होता है? ये देखिए, ये होते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक ओनली। किस वर्ष की शिक्षा नीति ने
जिला शिक्षा प्रशिक्षण मतलब डाइट का यूज़ किस वर्ष आई थी, तो इसमें आई थी नई शिक्षा नीति में आई थी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आई थी। जिनमें से किसके सुझाव पर प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण ये बात किसने कही थी? ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उसमें आई थी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य किस स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना था, तो ये जिला में होगा तो जिला में ही आया होगा ना। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुछ राज्य में पंचायत, तो फ्रेंड तृतीय पंचायत राज का संबंध तृतीय योजना से है। और फिर चलिए लास्ट पे आगे, सेकंड लास्ट है, अधिकृत परियोजनाएं अधिकृत नगर पालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा पर कितने रुपए, तो रुपए 1 लाख रुपए की राशि व्यय नहीं करती थी फ्रेंड। राशि से कम व्यय नहीं करती थी, मतलब मिनिमम तो वे 1 लाख करना ही करना है। अनाधिकृत की बात की जाए, अधिकृत है ये, बट अनाधिकृत बात की जाए तो नगर पालिका प्राथमिक शिक्षा कितना राशि व्यय करती हैं, तो 1 लाख से कम। मतलब ये तो बात है ही है, मतलब 1 लाख रुपए आपको दिया गया कि इस कार्य में लगाना है, तो 1 लाख रुपए लगाता ही कौन है? 1 लाख से कम रुपए लगाते हैं ना सभी, बस वही बात है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, तो बहुत इसमें तो बड़ा, चलिए 70 क्वेश्चन आपके फाइनली हो ही गए हैं, और फ्रेंड्स इसमें बड़ा मेहनत लगी। चलिए फ्रेंड्स, चलिए फिर आपको फिर कैसा सेशन लगा फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। तो और भी ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए फ्रेंड्स कमेंट कभी कर सकते हैं, और आपको कैसा लगा इस चीज़ों को, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा बात ना करते हुए, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।